वीवर हेलो वीवर नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज कराया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर क्लास 31 तक हमने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाकर इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आज क्लास 32 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को पूरा कर देंगे। इसके बाद आपका जो बच जाएगा केवल और केवल झारखंड के ज़िले बचेंगे, उसको 2 और वीडियो आएंगी और इस तरह से आपका पूरा का पूरा झारखंड स्पेशल कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कंप्यूटर अगर आप झारखंड एसएससी सीजीएल या कोई भी झारखंड का एग्ज़ाम या जिसमें कंप्यूटर आता है उसकी वैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस का 1 से लेकर 16 चैप्टर तक चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करा रखा है। आप उसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे चेक कर सकते हैं और उससे अपनी कंप्यूटर की तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। जैसे फ्रेंड ये कंप्लीट होगा झारखंड स्पेशल, इसके बाद इसी चैनल पे मैं आपके लिए साइंस की चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर मैं आने वाला हूं और उसमें आपको 10 से 12 वीडियो में पूरा का पूरा साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप झारखंड एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा का पूरा आप चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, पूरा देख लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और कानून के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और कानून के विस्तार के क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो अध्याय 1 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 49 के अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और कानून के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में ग्राम प्रधान की नियुक्ति, कबूलियत और अन्य संबंधित प्रावधानों का वर्णन है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस अध्याय में ग्राम प्रधान की नियुक्ति, कबूलियत और अन्य संबंधित प्रावधानों का वर्णन है? तो अध्याय 2 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति, कबूलियत और संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, रैयत भूमि का विनिमय, हस्तांतरण का निबंधन आदि का वर्णन किया गया है? तो अध्याय 3 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 3 में रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, रैयत भूमि का विनिमय, हस्तांतरण का निबंधन आदि का वर्णन किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 का संबंध है। तो इनका संबंध संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 का संबंध बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती से है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 का संबंध बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती से है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में लगान संबंधी विविध प्रावधानों की प्रविष्टि करी गई है? तो अध्याय 5 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में लगान संबंधी विविध प्रावधानों की प्रविष्टि की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निम्न में से किस अध्याय के कुछ प्रयोजनों के लिए
भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन का वर्णन किया गया है, तो अध्याय 6 में। तो दोस्तों संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो इसको मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये सारा का सारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1949 के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन है? एसपीटी एक्ट 1949 के किस अध्याय में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन है? तो अध्याय 7 में। तो एसपीटी एक्ट 1949 के अध्याय 7 में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन है। एसपीटी एक्ट 1949 के निम्न में से किस अध्याय में परिसीमा के सामान्य नियम का समावेश किया गया है? तो अध्याय 8 में। एसपीटी एक्ट 1949 में निम्न में से किस अध्याय में परिसीमा के सामान्य नियम का समावेश किया गया है? तो अध्याय 8 में। अगला है कि एसपीटी अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 में किस अध्याय में दंड, नोटिस तामील, बकाया वसूली आदि का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अध्याय 9 में। एसपीटी एक्ट 1949 में किस अध्याय में दंड, नोटिस तामील, बकाया वसूली आदि का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अध्याय 9 में। एसपीटी एक्ट 1949 में अध्याय 9 में दंड, नोटिस तामील, बकाया वसूली का प्रावधान है। एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा में उल्लेख किया गया है कि यह समस्त संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा? तो आंसर हो जाएगा धारा 1। एसपीटी एक्ट 1949 में किस धारा में उल्लेख है कि यह समस्त संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा? तो धारा 1 में। एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग में इस अधिनियम या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है एवं वापस ली गई क्षेत्र में पुनः लागू भी कर सकती है? तो ये धारा 2 में। एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से इस अधिनियम या इसके भी किसी भी भाग को वापस ले सकती है या वापस ली गई क्षेत्र में पुनः लागू कर सकती है? तो धारा 2। अगला है कि एसपीटी एक्ट 1949 में कृषि वर्ष का अर्थ है। एसपीटी एक्ट 1949 में कृषि एक्ट की अर्थ की बात करें तो पहला है कि जहाँ बांग्ला साल चलता है वहाँ प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष से है, ये सही है। जहाँ फसली साल चलता है प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष है, और जहाँ राज्य सरकार भूस्वामी है वहाँ अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होने वाला वर्ष है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एसपीटी एक्ट 1949 एसपीटी एक्ट 1949 का अर्थ अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान के प्रायोजन के लिए रैयत की जोत अथवा उसकी जोत की आंशिक हित का इस शर्त पर हस्तांतरण से है कि कुल सूद सहित ऋण बंधक की अवधि में जोत से उद्भूत लाभ द्वारा चुकता समझा जाएगा। एसपीटी एक्ट 1949 में डैश का अर्थ अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान के प्रायोजन के लिए रैयत की जोत अथवा उसकी जोत की आंशिक हित इस शर्त पर हस्तांतरण से है कि कुल सूद सहित ऋण बंधक की अवधि में जोत से उद्भूत लाभ द्वारा चुकता समझा जाएगा। तो भुक्त बंध या भोग बंधक, ऑप्शन नंबर डी। एसपीटी एक्ट 1949 में डैश से तात्पर्य किसी ग्राम से है जहां न तो मूल रैयत हो न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान। इस बात का विचार किए बिना ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान था या नहीं, अर्थात न तो कोई मूल रैयत हो और न ही कोई मुखिया हो। तो खास ग्राम संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में से तात्पर्य किसी ग्राम से है जहां न तो
मूल रैयत हो, न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो। इस बात का विचार किए बिना ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान था या नहीं, अर्थात न कोई मूल रैयत हो और न कोई मुखिया हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी खास ग्राम हो जाएगा। एसपीटी एक्ट 1949 में खास ग्राम से तात्पर्य किसी ग्राम से है जहाँ न तो मूल रैयत हो, न उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो। इस बात का विचार किए बिना कि ग्राम में पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान था या नहीं, अर्थात न तो कोई मूल रैयत हो और न कोई मुखिया हो। अगला है अपना कि एसपीटी एक्ट क्या बोला गया दोस्तों? बोला गया है कि एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार डैश से तात्पर्य ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे लगान पाने का अधिकार हो और इसमें भू स्वत्वाधारी या मध्य स्वत्वाधिकारी, घटवाल और सरकार भी सम्मिलित है। तो आंसर हो जाएगा भूस्वामी। एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार डैश से तात्पर्य ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे लगान पाने का अधिकार हो और उसमें भू स्वत्वाधारी या मध्य स्वत्वाधिकारी, घटवाल और सरकार भी सम्मिलित है। तो भूस्वामी। अगला है एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार डैश का अर्थ भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया है। तो आंसर हो जाएगा रैयत। एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार डैश का अर्थ भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया है। तो रैयत आंसर हो जाएगा। अगला है एसपीटी एक्ट 1949 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम प्रधान अपनी निजी जोत यदि कोई हो का रैयत समझा जाएगा, ये सत्य है। भूधारक में भूधृति धारक, ग्राम प्रधान एवं मूल रैयत सम्मिलित हैं, ये भी सही है। गांव का मुखिया का पद अहस्तांतरणीय होता है, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार लगान से तात्पर्य है। एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार लगान से तात्पर्य है की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पहला बोला गया है एसपीटी एक्ट 1949 में लगान से तात्पर्य है तो अधिकार अभिलेख के अनुसार ग्राम प्रधान या ग्राम के मूल रैयत द्वारा उस भूस्वामी के विधि सम्मत देय रकम जिससे आगे ग्राम लगान कहा गया है, ये सही है। अपने कब्जे की जमीन के उपभोग के कारण प्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत द्वारा जैसी दशा हो, रैयत द्वारा भूस्वामी के विधि सम्मत देय हो और इसमें सभी बकाया जो समय लागू किसी विधि के अधीन वसूल किया जा सके भी सम्मिलित है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया कि एसपीटी संथाल परगना एक्ट 1949 के अनुसार डैश से तात्पर्य अधिकार अभिलेख में बंदोबस्ती दर से उल्लिखित लगान की दर से है। पहला है लगान की बंदोबस्ती दर, सही है। राजस्व की प्राप्ति दर, सही है। ग्राम प्रधान को प्राप्त राजस्व, सही है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला आइए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला गया एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार डैश से तात्पर्य अधिकार अभिलेख में बंदोबस्ती दर से उल्लिखित लगान की दर से है। तो आंसर हो जाएगा लगान की बंदोबस्ती दर, केवल ऑप्शन ए सही है। राजस्व की प्राप्ति दर और ग्राम प्रधान को प्राप्त राजस्व,
ये सही नहीं है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे बोला गया कि एसपीटी एक्ट 1949 में, एसपीटी एक्ट 1949 में डैश से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अनुसूची ख में उल्लिखित किसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति अथवा धारा 4 के खंड 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य आदिवासी अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का न हो, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गैर आदिवासी। संथाल परगना एक्ट 1949 में गैर आदिवासी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अनुसूची ख में उल्लिखित किसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति अथवा धारा 4 के खंड 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीटी एक्ट 1949 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया पहला कि संथाल सिविल रूल्स से तात्पर्य संथाल परगना अधिनियम 1955 की धारा 1 के खंड 2 के अधिनियम 37 1955 के अधीन नियुक्त अधिकारियों द्वारा संथाल परगना के नागरिक न्याय शासन प्रबंध के पालनार्थ राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश से है, ये सही है। एसपीटी से तात्पर्य संथाल परगना प्रमंडल से है जिसमें दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर एवं जामताड़ा जिले सम्मिलित हैं, ये भी सही है। आयुक्त से तात्पर्य एसपीटी प्रमंडल में आयुक्त से है, ये भी सही है। और दक्षिण उपायुक्त से तात्पर्य संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों में पद स्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी से है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, असत्य कौन सा है? तो असत्य, सत्य तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण उपायुक्त से तात्पर्य संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों में पद स्थापित अनुमंडल विकास पदाधिकारी से है। अगला है आपका, बोला गया कि एसपीटी एक्ट 1949 के परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त के संबंध में उपायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उपायुक्त से तात्पर्य दुमका, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़ एवं जामताड़ा के उपायुक्त से है, ये सही है। इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के किसी कार्य संपादन के निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिकारान्वित अतिरिक्त उपायुक्त सब अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उप समाहर्ता से है, तो ये भी सही है। और कोई उपायुक्त जिसे राज्य सरकार, कोई उप समाहर्ता जिसे राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन उपायुक्त सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य संपादन के लिए अधिकृत करे सम्मिलित है, तो सभी आंसर हो जाएंगे। अगला है एसपीटी एक्ट 1949 में डैश से तात्पर्य किसी व्यक्ति से है जो अनुसूची ख में विनिहित आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति से है और इसमें वह कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी ऐसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति का हो जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, आदिवासी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एसपीटी एक्ट 1949 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पहला बोला गया कि खाली जोत से तात्पर्य परिपक्वता जोत अथवा ऐसी जोत से है जिसकी रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े हैं।
दूसरा है कि ग्राम समुदाय से तात्पर्य ग्राम के जमाबंदी रैयतों के सभी व्यक्ति, उनके हिस्सेदार, बच्चों और उत्तराधिकारी से है। तीसरा है ग्राम प्रधान से तात्पर्य ग्राम प्रधान का पद ग्रहण करने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले या बाद उपायुक्त अथवा विधिवत प्राधिकारी पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है, जो चाहे प्रधान, मुस्ताजिर, मांझी अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, परंतु इस मूल रैयत में सम्मिलित नहीं है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एसपीटी एक्ट 1949 में ग्राम से तात्पर्य है। एसपीटी एक्ट 1949 में ग्राम से तात्पर्य है। बोला गया उस समय लागू किसी विधि के अधीन तैयार किए गए मानचित्र और अधिकार अभिलेख में स्पष्ट तथा अलग गांव के रूप में परिभाषित, परिमापित और अभिलेखित क्षेत्र जहां कोई परिमाप न हुआ हो, ये सत्य है। ऐसे किसी विधि के अधीन अधिकार अभिलेख न तैयार किया गया हो, ऐसे क्षेत्र जो उपायुक्त आयुक्त की स्वीकृति से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ग्राम संगठित करने के लिए घोषित करे। तो ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्यान दीजिएगा। बोला गया संथाल परगना, क्वेश्चन है कि एसपीटी 1949 के अनुसार ग्राम प्रधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। धारा 5 के अनुसार किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन तथा विनिहित रीति से निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से आयुक्त उस ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करेगा, ये सही है। धारा 6 के अनुसार किसी ग्राम का जो खास ग्राम नहीं है, ग्राम प्रधान मर जाए, तब ग्राम का भूस्वामी इस घटना के 3 महीने के अंदर ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त को आवेदन देगा, ये भी सही है। अगला हम देखें, धारा 7 के अनुसार ग्राम प्रधान की नियुक्ति होने पर ग्राम प्रधान को यह कबूलियत लिखना पड़ेगा कि वह अपने पद के कार्य संपादन में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होगा। तो ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 8 के अनुसार जब किसी आखिरी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम के भूस्वामी को कितने समय के अंदर नवनियुक्त ग्राम प्रधान को ग्राम का अधिकार अभिलेख दे देना चाहिए। तो 3 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 9 के अनुसार ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है, क्या यह कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा हाँ, यह कथन सत्य है। एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 9 के अनुसार ग्राम प्रधान की पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। एसपीटी एक्ट 1949 के निम्न में से किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो धारा 10 के अंतर्गत। अगला है एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयतों और रैयतों पर लागू किए गए तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे तथा इस निधि की व्यवस्था तथा इसे व्यय उपायुक्त द्वारा विनिहित नियमों के अनुसार किए जाएंगे। तो ये धारा 11 के अनुसार एसपीटी एक्ट 1949 धारा 11 के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयतों और रैयतों पर लगाए गए तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार में जमा किए जाएंगे तथा इस निधि की व्यवस्था तथा इससे व्यय उपायुक्त द्वारा विनिहित नियमों के अनुसार किए जाएंगे।
आगे हम बढ़ते हैं। एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 12 रैयतों के वर्ग से संबंधित है, जिसमें 3 प्रकार के रैयतों यथा निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत तथा नए रैयत का वर्णन है। इस रैयतों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो निवासी जमाबंदी रैयत वे रैयत होते हैं जो गांव में रहते हैं या जिनका पारिवारिक आवास उस गांव में है जहां वे अभिलिखित हैं, ये सही है। गैर निवासी जमाबंदी रैयत वो हैं जो जमाबंदी रैयत के रूप में अभिलिखित होते हैं किंतु गांव में नहीं रहते या जिनका पारिवारिक वास स्थान उस गांव में नहीं है जहां वे अभिलिखित हैं, ये भी सही है। नए रैयत से तात्पर्य वैसे व्यक्ति से है जो नए रैयत या नूतन रैयत के रूप में अभिलिखित हैं। ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया कि एसपीटी एक्ट 1949 के निम्न में से किस धारा में भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार का वर्णन है? एसपीटी एक्ट 1949 के निम्न में से किस धारा में भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा धारा 13, आर्टिकल 13। अगला है कि एसपीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया, ध्यान रखिएगा कि पहला बोला गया कि रैयत उस भूमि का जो उसके जोत में पड़ती है किसी भी रीति से जो स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज से अधिकृत है उपयोग कर सकता है, सही है। रैयत उस भूमि का जो किसी स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज के अनपेक्षित किसी रीति से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप से नष्ट करे या जिसे भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य न हो जाए उपयोग कर सकता है, ये भी सही है। धारा 15, 16, 17 या 18 द्वारा अनुमति प्राप्त जोत पर कोई कार्रवाई भूमि के मूल विशेष रूप से नष्ट करने वाली या जोतने कोड़ने के लिए भूमि के अयोग्य बनाने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। एसपीटी एक्ट 1949 के अनुसार, एसपीटी एक्ट 1949 के किस धारा के अनुसार भूस्वामी द्वारा कोई रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकता? तो धारा 14 के अनुसार। तो संथाल परगना एक्ट 1949 के धारा 14 के अनुसार भूस्वामी द्वारा कोई रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकता। एसपीटी एक्ट 1949 में निम्न में से किस धारा के अंतर्गत रैयत को अपने और अपने परिवार उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 15। अगला धारा यहाँ पे एसपीटी एक्ट 1949 के धारा 15 के अंतर्गत रैयत को अपने और अपने परिवार के उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। एसपीटी एक्ट 1949 अधिनियम, एसपीटी एक्ट 1949 अधिनियम के निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना अपनी जोत या अपने साथ बंदोबस्त भूमि में पीने या सिंचाई प्रयोजन के लिए बांध, आहार, तालाब, कुआं आदि का निर्माण या खुदाई कर सकता है? साथ ही रैयत बिना शुल्क के ऐसे जलाशयों एवं स्रोतों की मछली तथा अन्य उत्पादन का उपभोग भी कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16। अगला क्वेश्चन है अपना कि एसपीटी एक्ट 19 क्या बोला गया? एसपीटी एक्ट 1949 की धारा डैश के अनुसार रैयत अपनी जोत के किसी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगा सकता है और उन्हें काटकर गिरा सकता है। साथ ही उपयोग भी कर सकता है, लेकिन किसी महुआ वृक्ष के
को अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काटा जा सकता। उसे अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने या रेशम कीट पालने का भी अधिकार होगा। तो ये आर्टिकल 17 धारा 17 के अनुसार। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है। तो धारा 18 एसपीटी एक्ट की धारा 18 में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का